मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 61। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C61। एलेक्स ने देखा कि सांप जैसी आग आसमान की ओर बढ़ रही थी और लाल लपटों में बदल रही थी। शिट, मुझे लगता है कि मैक्स मुश्किल में है। एलेक्स ने गाली दी और भागते हुए गॉब्लिन को छोड़ दिया और आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन उसने अपने कदम रोक दिए और क्रैकर को देखा और सोचा कि आने वाले सिग्नल की दिशा एयोन का क्षेत्र होना चाहिए। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने इस मामले के बारे में सोचा। एयोन शीर्ष शिष्य रैंक में है और मास्टर रैंक तक पहुंचने के कगार पर है। इसलिए एयोन के सामने आई मुसीबत का मतलब था कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति सामने आया। बातों को समाप्त करते हुए एलेक्स अपनी टुकड़ी और रेंजर्स के समूह के साथ उस दिशा में दौड़ा तथा बातों को बताते हुए तथा एयोन के सामने आने वाले संभावित खतरों के बारे में बात करता रहा। अल्पविराम डॉट डॉट। एलेक्स की दिशा से सुदूर उत्तर पूर्व में पूरा मैदान खूनी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया था। एयोन टीम को 2 लोगों की मृत्यु के साथ साथ कई अन्य घायल भी हुए। उसके सामने भूतों का एक समुद्र था जो उन पर झुंड बनाकर हमला कर रहा था। वहां पास में ही भूतों का एक ठिकाना था और जब उन्हें लगा कि ये प्राणी उनके करीब आ रहे हैं, तो भूतों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में एयोन की टीम पर हमला कर दिया। एयोन्स और रेंजर्स ने भय और सदमे के बदतर भाव प्रदर्शित किए, जबकि उनमें से कई लोग पीछे हटने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन एयोन्स उनसे निपटने और उनसे छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर इस भूत को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो बहुत से लोग हताहत होंगे। मौजूदा गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका था और 100 की पूरी आबादी मर चुकी थी। और यदि ये राक्षस 500 की घनी आबादी वाले गांव में पहुंच जाते, तो अकल्पनीय घटनाएं घट सकती थी। एयोन ने चिल्लाते हुए फ्लैंक का मार्गदर्शन किया, संरचना बनाए रखें। जब तक सुदृढ़ीकरण नहीं आ जाता, हमें रुकना होगा। एयोन ने तलवार निकाली और भूतों के समुद्र की ओर दौड़ा। उसने सामने वाले भूत को लात मारी जो उड़ गया और दूसरे भूतों से टकराया जिससे भूतों के झुंड का अगला हिस्सा ढह गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने अपने आदमी को गोली चलाने का आदेश दिया। तीरों ने भूत को छेद दिया और आगे वाले मारे गए, लेकिन पीछे वालों को अपने परिजनों पर भी कोई दया नहीं आई और उन्होंने तीरों से खुद को बचाने के लिए सामने वाले भूत की लाश को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। एयोन कूद पड़ा और उसके साथ रेंजर्स भी भूतों के समुद्र पर कूद पड़े और उनकी नजर में आने वाले हर हरे सिर को काट दिया। जब वे लड़ाई में व्यस्त थे, तो उन्होंने एक भूत की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, जिसने एक लबादा पहना हुआ था और साथ में एक छड़ी थी जो हड्डियों से बनी हुई लग रही थी। खुजरा फ्रीरारिस। उसने भूत प्रेतों की भाषा में कुछ मंत्रोच्चार किया और अचानक एक विशाल अग्नि गोला हवा में प्रकट हुआ और एयोन तथा रेंजरों के ऊपर गिर पड़ा। एयोन के बाल खड़े हो गए जब उसने अपने सिर पर खतरे और जलन को महसूस किया और देखा कि आग का एक गोला उनके ऊपर गिर रहा है। एयोन की आंख की पुतली सिकुड़ गई और वह जमीन पर पटकने लगा। वह उछला और अपनी तलवार को अपने बाएं कंधे की ओर खींचा और उस पर मन की एक पतली परत चढ़ाते हुए उसने उस ओर वार किया। बाम! उसके झूलने के बाद, जैसे लहरें किनारे पर टूट रही हो, हवा में एक अदृश्य लहर उत्पन्न हुई। उसके बाद हवा में एक अदृश्य लहर उत्पन्न हुई, जिसके बाद एयोन फट गया और टुकड़ों में कट गया तथा आग का गोला उन पर गिर पड़ा। आग का गोला 2 हिस्सों में बंट गया और प्रत्येक हिस्सा अलग होकर 2 विपरीत दिशाओं में चला गया। उनमें से एक भूतों के समुद्र पर गिरा और भूत जल गया, जिसने दर्द और पीड़ा से भरी तीखी चीख निकाली। और एक और उसके लोगों के पास गिर रहा था। एयोन ने दूसरे आग के गोले की दिशा को देखा और उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एलेक्स और मैक्स समय पर वहां पहुंच गए और उनके दोनों शक्तिशाली वारों ने आग की लपटों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया और हवा में ही बुझा दिया। एयोन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण उसके लोगों को कई चोटें लग सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। काले लबादे वाले भूत को लाठी पकड़े देखकर एलेक्स का चेहरा गंभीर हो गया। यदि वहां इतनी बड़ी संख्या में भूत न होते तो वह चिल्ला उठता। क्या बकवास है? एक भूत जादूगर? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अनगिनत खोजों के बाद भी एलेक्स को जादू में प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति नहीं मिला। यद्यपि प्रतिभा के आधार पर भी कोई जादूगर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे व्यापक शिक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और नेवान में न तो कोई जादूगर टावर है और न ही कोई जादूगर स्कूल है।
इसके अलावा दूसरों को जादू सिखाने के लिए एलेक्स को पहले अपनी बुद्धि को जागृत करना होगा और जादू का प्रयोग करना होगा। एलेक्स ने अन्य लोगों से इन हरे सिरों की देखभाल करने को कहा, जबकि वह और एवन जादूगर की देखभाल करेंगे। यदि किसी जादूगर को लंबी दूरी से जादू करने का मौका दिया जाए तो वह अत्यधिक घातक हो सकता है। एलेक्स ने जमीन पर पैर पटका और गॉब्लिन के ऊपर से छलांग लगाए और हर बार जब वह नीचे उतरता तो वह बहुत तेज धमाके के साथ नीचे उतरता, जिससे गॉब्लिन उड़ जाते और फिर से छलांग लगाता। कुछ छलांग लगाने और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलने के बाद एलेक्स अंततः भूत के सामने पहुंच गया। एलेक्स ने देखा कि भूत के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसकी इंद्रियां कुछ हद तक बढ़ गईं। जब वह नीचे उतरा तो उसने जमीन की संरचना में परिवर्तन देखा और जमीन हिलने लगी और एलेक्स उस विशाल गड्ढे में गिर गया जो गॉब्लिन जादूगर द्वारा बनाया गया था। भूत ने अपनी लाठी लहराए और आकाश में कई आग के गोले प्रकट हुए तथा एलेक्स पर गिरने लगे। एलेक्स ने रोशनी की चमक देखी लेकिन उसकी आंखों में डर का कोई भाव नहीं था। अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने अपने सामने धूल और मिट्टी की दीवार को देखा और अपनी मुट्ठी भी कस ली। उसकी मांसपेशियां उभर आई और बाह में नसें उभरने लगी और अपनी मांसपेशियों को अधिकतम सिकोड़ते हुए उसने सामने की दीवार पर मुक्का मारा। बूहू! तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उसके सामने की दीवार ढह गई और एलेक्स के सामने एक दरार बनने लगी और एलेक्स के सामने की जगह खाली हो गई। एलेक्स ने बिना समय बर्बाद किए गड्ढे से बाहर छलांग लगा दी। आग का गोला उस जगह पर गिरा जहां वह खड़ा था और छोटे छोटे विस्फोट होने लगे। एलेक्स उस जगह से कूद पड़ा और चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ भूत जादूगर को देखा और उसे मुक्का मारने ही वाला था कि तभी तेज गति से किसी चीज ने भूत जादूगर के सिर पर प्रहार किया और उसका सिर कुचल दिया, जिससे उसका सिर तरबूज की तरह फूट गया। क्या बकवास है! एलेक्स ये दृश्य देखकर चिल्लाया। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 62। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C62। एलेक्स, जो जादूगर भूत को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, कुछ ही देर में घबरा गया और कुछ कदम पीछे हट गया, क्योंकि उसने देखा कि कोई चीज जादूगर भूत पर हमला कर रही है और उसे मार रही है। एलेक्स ने पीछे हटकर देखा कि एक लकड़ी की गदा जादूगर भूत पर लगी थी। एलेक्स सोच रहा था कि आखिर वह चीज कहां से आई, तभी उसने एक जोरदार गर्जना सुनी जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। दहाड़ की रक्तपिपासु आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और आसपास चल रही सारी लड़ाई अचानक बंद हो गई, मानो वहां कोई भी लड़ाई नहीं कर रहा हो। जमीन हिलने लगी और एक विशालकाय हरा शरीर दहाड़ता हुआ जंगल से बाहर निकला। वह आकृति दयनीय भूतों की भूमि पर उतरी और उन्हें कुचलकर मांस का पेस्ट बना दिया, जिसके बाद भूमि पर जोरदार गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। एलेक्स ने भय भरी आंखों से उस दृश्य को देखा। यह एक बहुत बड़ा ओक था, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ थी। इसका शरीर 3.5 से 4 मीटर लंबा और विशालकाय था तथा इसके निचले जबड़े से 2 बड़े श्वान दांत निकले हुए थे तथा इसकी प्रत्येक भुजा लट्ठे जितनी मोटी थी। उसके शरीर की नसें उभर आई थीं, उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके शरीर से भयंकर रूप से वीर्य निकल रहा था। महाराज, यह उस राक्षस के समान है जिसने खुद को खो दिया है, एओन चिल्लाया। एलेक्स ने देखा कि ओक मन उन्माद में भाग रहा था। वह मन के प्रकोप की स्थिति में था और अपने मन के प्रवाह को नियंत्रित करने में असमर्थ था। आप सभी पीछे हट जाएं और यहां से दूर रहें। शीर्ष स्क्वायर रैंक से नीचे के सभी लोग पहले वापस जाएं और काउंट को सूचित करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने आदेश दिया, फ्लेयर भेजो। ओक ने अपनी छाती पर जोरदार प्रहार किया और गरजती हुई आवाज करते हुए मैदान के पार भाग गया। डम डम डम, प्रत्येक कदम के साथ जमीन हिलती और फटती थी। गॉब्लिन डर के मारे भाग गए, लेकिन वे ओक की गति से उड़ गए और कुछ बदकिस्मत गॉब्लिन जमीन के फटने के कारण उसके पैरों के नीचे आ गए और मांस के पेस्ट में बदल गए। कुछ गॉब्लिनों ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे ओक के एक हल्के झटके से हवा में उड़ गए। ओर्क विनाश का दूत और मौत का अग्रदूत लग रहा था, जो उत्पात मचाता जा रहा था और जो कुछ भी उसकी नजर में आता उसे मार डालता था। एलेक्स ने उस ओर्क को देखा जो एक गंजे व्यक्ति जैसा दिख रहा था, जिसके 2 बड़े बड़े नुकीले दांत निकले हुए थे। एलेक्स ने आक्रमण करने के लिए आगे नहीं बढ़ा और ओक के गॉब्लिनों द्वारा थक जाने का इंतजार किया। वर्तमान में ओक गॉब्लिन को मारने का अपना काम कर रहा था और उसे बस अवसर की प्रतीक्षा करनी थी और शिकार को चुराना था।
एलेक्स ने अपना हाथ उठाया और ओर्क पर तीर चलाने का संकेत दिया। पीछे जो लोग सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गए थे, उन्होंने क्रॉसबो निकाले और ऑक पर निशाना साधते हुए तीर चला दिए। तीरों की वर्षा ओर्क्स पर हुई, लेकिन अधिकांश तीर ओर्क्स की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ रहे और उनमें से अधिकांश वापस लौट आए। ओर्क की खाल काफी कठोर थी और लकड़ी के नोक वाले तीर उसे भेदने में असमर्थ थे। एलेक्स ने उन पर स्टील के तीर का उपयोग करने के लिए चिल्लाया। उनमें से एक व्यक्ति ने एक तीर निकाला, जिसका सिरा तीखा और धातु जैसा था, और उसे क्रॉसबो में डाल दिया। और अपनी स्थिति को समायोजित करने के बाद जमीन पर आकर, विशाल ऑक पर निशाना साधते हुए, उसने गोली चला दी। दूसरी ओर, ओर्क ने लड़ाई की और गॉब्लिन को मार डाला। एक विशाल हॉबगोब्लिन जो सामान्य गॉब्लिन से बड़ा था और एक छोटे ऑक की तरह दिखता था, आगे बढ़ा और विशाल लकड़ी की गदा के साथ ओर्क पर कूद गया। ओर्क ने दहाड़ते हुए एक हाथ से गदा पकड़ ली और हॉबगोब्लिन को अपनी ओर खींच लिया। हॉबगोब्लिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दो बड़े हाथों ने उसके सिर को कसकर पकड़ लिया और सिर को खींचकर धड़ से अलग कर दिया तथा दूर फेंक दिया। उसने गदा हाथ में ली और एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि उस पर फिर से कई बाण बरसने लगे, लेकिन इस बार उनमें से कुछ बाण उसे छेद गए। उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। एक तीर उसके हाथ में लगा, जबकि कई तीर उसकी जांघ में लगे थे। ऑक ने तीर खींच लिया और उसके घावों से हरा तरल पदार्थ बह निकला। पहले तो उस पर छोड़े गए तीर से उससे केवल हल्की गुदगुदी होती थी, लेकिन अब वे उसकी रक्षा पंक्ति को भेदने में सक्षम थे और उसकी त्वचा में गहराई तक जा रहे थे। वह दर्द भरे स्वर में चिल्लाया और कराह उठा, और उस स्थान की ओर देखा जहां से उस पर तीरों की वर्षा हो रही थी। उसने भयंकर और खूनी दहाड़ लगाए और हॉबगोब्लिन को उठाकर हवा में उठा लिया और अपनी मोटी लकड़ी जैसी भुजा को गुलेल की तरह इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के समूह पर फेंक दिया। एलेक्स ने ऑक के इरादे को देखा और चिल्लाया, कवर ले लो। एक शव हवा में उड़कर तोप की तरह उन लोगों के समूह की ओर बढ़ा। सैनिकों और रेंजरों का समूह डर के मारे उछल पड़ा। धमाका। एक फटा हुआ शरीर जमीन पर जोर से गिरा और धीमी गति से जमीन पर लुढ़कता हुआ अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों और पत्थरों को तोड़ता हुआ जमीन पर फिसल गया। जो लोग टक्कर के करीब थे उनमें से कुछ लोग उड़ गए, लेकिन सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई। ऑक ने हंसते हुए अपने विशाल हाथ से एक और मृत शरीर को पकड़ लिया और उसे फेंकने ही वाला था कि तभी दो आकृतियां उसके सामने प्रकट हुई। एक ने अपनी तलवार से उसे बहुत बड़ा घाव दिया, जबकि दूसरे ने हवा में उछलकर उसे लात मारी। ऑक ने अपना बचाव करने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन एलेक्स ने बीच में ही अपना रास्ता बदल लिया और जमीन पर फिसलकर अपनी तलवार से ऑक के पैरों पर वार किया, जबकि एओन ने अपने शरीर को हवा में घुमाया और एक बड़े मोटे लट्ठे को हाथ की तरह लात मारी। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ ऑक कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया और जमीन से फिसल गया। ग्ररोरा कककककक। वह फिर से खूनी चीख के साथ दहाड़ने लगा और उन दोनों की ओर दौड़ा, लेकिन कट के कारण वह लड़खड़ा गया और मांस के पेस्ट वाले भूत से टकराकर नीचे गिर गया। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 63। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C63। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऑन ने अपनी तलवार उठाए और अंतिम वार करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन एलेक्स की इंद्रियों ने खतरे का आभास दिया और उसने उसे आगे बढ़ने से मना कर दिया। और एलेक्स के अनुमान के अनुसार आसपास पड़े कुछ गॉब्लिन ने मौका लेने की कोशिश की और ऑक योद्धा की ओर दौड़े, लेकिन इससे पहले कि वे उस ऑक तक पहुंच पाते, वह खड़ा हो गया और उसने हॉबगोब्लिन से प्राप्त लकड़ी की गदा को उसके चारों ओर घुमाया। बैंग बैंग बैंग। जब जादूगर ने भूतों पर प्रहार किया तो हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई दी और प्रहार के बल से वे सीधे उड़ गए। ओर्क खड़ा हो गया और उसका शरीर नारंगी रंग से चमकने लगा। ओर्क की भुजाएं लकड़ियों से भी मोटी थी और उनमें कई छेद थे जो उसके शरीर में तीर लगने के कारण बने थे। ओर्क का शरीर गर्म होने लगा और धुआं निकलने लगा। घाव गायब हो गए और यहां तक कि पैरों पर लगा बड़ा खूनी घाव भी गायब हो गया, जिसने उसे असंतुलित कर रखा था, वह भी एक खरोंच छोड़े बिना गायब हो गया। क्या बकवास है। एयोन ने अपनी आंखों के सामने हुए चमत्कार को देखते हुए आश्चर्य और अविश्वास के भाव से चिल्लाया। हालांकि ऑक्स में पुनर्जनन क्षमता अच्छी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि घाव इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या हम उस चीज को हरा सकते हैं? क्या इस तरह के पुनर्जनन के साथ यह असंभव नहीं है?
एयोन ने कांपती आवाज में पूछा। उसके शरीर में व्याप्त मन ने सब कुछ बढ़ा दिया था। उसकी भूख, उसका गुस्सा, उसकी ताकत और यहाँ तक कि उसकी पुनर्योजी क्षमता भी। एकमात्र सौभाग्य की बात यह है कि ओक ने अपनी आत्म चेतना खो दी है और वह एक पागल बैल की तरह हर चीज पर हमला कर रहा है। एलेक्स ने बताया, हमें बस वार से सावधानी पूर्वक बचने की जरूरत है और हम उसे नीचे गिरा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का पुनर्जनन कितना शक्तिशाली है, वह अपने कटे हुए अंगों को वापस नहीं बढ़ा सकता है। एलेक्स की बातें सुनकर अओन अंततः थोड़ा शांत हुआ। ओक की हरी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, जब उसने अपने सामने खड़े दो छोटे आकार के मनुष्यों को देखा, जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसने छाती की मांसपेशियों को ढोल की तरह पीटा, मानो वह उन्हें अपनी गांड लेकर भागने की चेतावनी दे रहा हो। ओक ने विशालकाय गदा निकाली जो उसे हॉबगोब्लिन्स को कुचलने के बाद मिली थी, और उसने मानव पर जानलेवा नजर डालते हुए जोरदार दहाड़ लगाई। गदा को कसकर पकड़कर वह गरजते कदमों से एलेक्स पर हमला करता है। जमीन हिलने लगी और उसके विशाल पैर का निशान जमीन पर हल्की दरारों के साथ रह गया और जल्द ही वह एलेक्स और एयोन के ऊपर दिखाई दिया। जब वह हमले की सीमा में आ गया, तो उसने अपनी गदा को नीचे की ओर घुमाकर एलेक्स पर प्रहार किया। एलेक्स झूले की चाप की ओर दौड़ा और अपनी गति को नियंत्रित करते हुए वह झूले के नीचे लुढ़क गया और उसने महसूस किया कि उसके चेहरे के पास से हवा का एक तेज झोंका गुजरा और गदा एलेक्स के बाल भर से चूक गई। अओन का पूरा शरीर कांप उठा जब उसने देखा कि गदा एलेक्स के शरीर से कितनी करीब से निकल गई थी और एलेक्स बाल-बाल से बच गया था, लेकिन ये किसी भी तरह से संयोग नहीं लग रहा था, बल्कि एलेक्स एक योद्धा की तरह लग रहा था जिसने अपनी प्रवृत्ति को निखारने के लिए अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। एलेक्स उछला और अपनी तलवार उठाते हुए ओक से कुछ दूरी पर चला गया। ओक ने अपना शरीर एलेक्स की ओर घुमाया और एयोन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और यहाँ तक कि उसके अस्तित्व के बारे में भी भूल गया। ओक ने एलेक्स पर छलांग लगाए और अपनी गदा घुमाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका। गदा जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरी और एक छोटा गड्ढा बन गया, लेकिन एलेक्स ने वार को टाल दिया और उस छेद को देखकर उसने ओक की भुजाओं के नीचे एक साफ कट लगा दिया। एलेक्स को ओर्क के होठों से निकलती हुई दर्द भरी कराह सुनाई दे रही थी, जिससे वह और अधिक गुस्से में आ गया और ऐसा लग रहा था कि ओर्क ने अपनी सारी विवेकशीलता खो दी है। जैसे ही वह एलेक्स की ओर बढ़ा, उसने अपनी तलवार को क्षैतिज पकड़ में रखा और अपने कंधे को नीचे कर लिया, जिससे वह थोड़ा ढीला पड़ गया। ओक ने अपनी गदा पुनः एलेक्स पर चलाई, लेकिन एलेक्स ने सही समय पर अपनी चाल चली और जमीन पर गिर पड़ा। उसने गदा को अपने सिर के ऊपर से गुजरने दिया और अपनी तलवार को एक कोण पर घुमाकर ओक के हाथों पर मारा, जिससे ओक का खाली हाथ कट गया और तलवार ने एलेक्स की चाल का अनुसरण किया और उंगलियों को स्पष्ट रूप से काट दिया। एलेक्स ने मौका पाकर पुनः अपनी तलवार घुमाई, लेकिन ओक समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था और उसके वार को रोकने में सक्षम था। एलेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह लोहे की एक बड़ी दीवार से टकरा गया हो और उसे जोरदार झटका लगा हो, जिससे वह अंदर से बुरी तरह से घायल हो गया हो और उसके सुन्न हाथ उसके कदमों में लड़खड़ाहट पैदा कर रहे थे और वह कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया और वह जमीन से फिसल गया। लेकिन एलेक्स पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने ओर्क पर हमला बोल दिया। चूंकि ओक का शरीर बहुत बड़ा था, इसलिए एलेक्स को विशालकाय ओक पर पैर जमाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसके पैर ओक की मोटी लकड़ी के आकार की कलाई पर पड़े और उसे पैर जमाने के लिए सहारा बनाकर वह फिर से कूदा और हवा में उसने अपने शरीर को घुमाया। एलेक्स ने चतुराई से अपनी तलवार से वार किया, जो विशालकाय ओक के कंधे को छूती हुई निकल गई और ओक के शरीर पर एक बड़ा गहरा घाव बन गया। खुले घाव से फव्वारे की तरह खून बह रहा था, जबकि एलेक्स ने गर्दन की मांसपेशी को काटने के बाद मांसपेशी को बाहर निकाल लिया था और उसकी तलवार की नोक ओक की गर्दन की हड्डी से केवल कुछ इंच की दूरी पर थी। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स अपनी तलवार को गर्दन में गहराई तक घुसा पाता, ओक ने अपना हाथ एलेक्स पर मारने की कोशिश की। ओक की ताकत किसी भी इंसान को चीरने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए एलेक्स ने जोखिम नहीं उठाया और ओक के कंधों को रौंदते हुए उसने खुद को दूर की ओर फेंक दिया। दरार। एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और ओक का कंधा उखड़ गया। ओर्क के होठों से दर्द की एक हल्की आह निकली। एलेक्स ने देखा कि ओक की गर्दन पर घाव गायब होने लगा था, लेकिन पहले के विपरीत उसकी गर्दन पर एक निशान दिखाई दिया। इसके अलावा एलेक्स की भविष्यवाणियां सही साबित हुई, क्योंकि गॉब्लिन की कटी हुई उंगलियां वापस नहीं उगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 64। गुणा प्रिय पाठकों,
अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 64। एलेक्स ने ऑक के दूसरी ओर देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए तथा उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी पूरी हो गई है। एलेक्स ने महसूस किया कि कोई चीज उसकी ओर तेजी से आ रही है और उसने सहजता से एक और छलांग लगाए और वार से बच गया। जैसे ही ऑक ने दहाड़ते हुए गदा फेंकी, उसके पीछे एक विशाल गदा आकर गिरी और गिरे हुए भूतों और पत्थरों को उठाकर एलेक्स पर फेंकना शुरू कर दिया। ऑक ने जमीन पर खोज की और जो भी चीज उसके हाथ में आई उसने एलेक्स की ओर फेंक दी। एलेक्स ने जमीन पर घूमकर देखा कि ऑक उन चीजों को उठा रहा है और उन्हें उस पर फेंक रहा है। उस मूर्ख और घृणित मनुष्य ने उसके सभी आक्रमणों को टालकर उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया था। उन्मत्त ऑक ने आखिरी हताश प्रयास किया और क्रोध में दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। धमाका! एक जोरदार दरार सुनाई दी और एक दरार बन गई जो एलेक्स की ओर बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, वह हवा में कूद गया और ऑक के पास आ गया। उसने अपनी तलवार पर वार किया, लेकिन ऑक ने अपनी बंद मुट्ठी खोली और तलवार पकड़ ली। जब उसने तलवार का टुकड़ा पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा तो उसकी मुट्ठी से हरा खून बहने लगा और उसने एलेक्स को हवा में उठा लिया। उफ! एलेक्स बुदबुदाया, लेकिन उसकी आंखों में डर या घबराहट का कोई संकेत नहीं था। ऑक ने अपनी दूसरी खाली मुट्ठी उठाए और एलेक्स को मांस के पेस्ट में कुचलना चाहा, लेकिन एलेक्स की अचानक चीख सुनकर वह भ्रमित हो गया। ऐसा करो एयोन! जैसे ही एलेक्स के शब्द निकले, ऑक के पीछे एक तेज, चकाचौंध करने वाली रोशनी चमक उठी और एयोन अपनी तलवार चमकाते हुए प्रकट हुआ। मूर्ख! मुझे कम आंकने और मेरी उपेक्षा करने की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, एयोन चिल्लाया और अपनी तलवार से वार किया। जबकि एलेक्स ऑक के साथ खेलने में व्यस्त था, एयोन ने अपने पिता द्वारा सिखाई गई तकनीक का उपयोग किया और अपनी तलवार पर सारा मान डाल दिया तथा उसे परत दर परत मान से ढक दिया, जिससे उसकी तलवार पहले से कहीं अधिक तेज और भयंकर हो गई। एलेक्स ने ऑक की कलाई पर लात मारी, जो एक क्षण के लिए चौंक गया और उसने अपनी तलवार को उसकी पकड़ से मुक्त कर दिया और अपने शरीर को ऊपर की ओर घुमाया। वह ऑक के सिर पर पहुंचा और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया। एयोन और एलेक्स के वार के बाद एक तेज धूसर प्रकाश टिमटिमाया और ऑक की गर्दन के ऊपर से गुजरा और हवा का एक विशाल झोंका एक शॉकवेव की तरह जमीन पर फैल गया और सब कुछ मौन में डूब गया। एलेक्स और एयोन दोनों ही कटने के बाद जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद ऑक का विशाल सिर, जिस पर अभी भी क्रूर भाव था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, शरीर से फिसलकर एक छोटे से धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा और इसके बाद ऑक का विशाल और भारी शरीर भी एक बड़े धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आपने हाफ स्टेप मास्टर रैंक ऑक को हराया है। आपको 150 अनुभव अंक मिले हैं। कम, क्योंकि उसने इसे अपने दम पर नहीं हराया। एयोन भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी और अब वह काफी कमजोर हो गया था। ऑक को हराने के बाद एलेक्स ने चारों ओर देखा और पाया कि बेन और उसकी टुकड़ियां अभी तक नहीं पहुंची थी। क्या वे मुसीबत में हैं या ऑक्स ने उन पर हमला किया है? एलेक्स ने संभावना के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाया। एयोन, मुझे लगता है कि हमें जल्दी से वापस जाना होगा। हमें नहीं पता कि हमें उसके जैसा कोई और राक्षस मिलेगा या नहीं। एलेक्स ने कहा, जब उसने विशाल 3 मीटर के ऑक शव को स्कैन किया और नीचे बैठकर उसकी जांच करने लगा। एलेक्स ने जब अपने शरीर पर कुछ अजीब निशान देखे तो वह भौंचक कर रह गया और उसने देखा कि शरीर पर छेदने के निशान थे, जैसे कि किसी ने उसे डंक मारा हो, और आश्चर्य की बात यह थी कि निशान गायब नहीं हुए थे। मैक्स, ऑक की लाश को किले में ले जाओ, एलेक्स बोला और कुछ रेंजरों को लेकर क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। अल्पविराम डॉट डॉट भूतों का एक झुंड जंगल में से गुजरा और जब उन्होंने अपने सामने मिट्टी की दीवार देखी तो वे अव्यवस्थित तरीके से भागने लगे। वे अपने होंठ चाटते हुए, घूरती हुई आंखों से दौड़ते रहे और उनकी जीभ से लार की बूंदें गिरती रहीं जो जमीन पर गिरती रहीं। जैसे ही भूत प्रेतों का दल जंगल से बाहर निकला, उन्हें एक गांव मिला जो उनके लिए बहुत भाग्यशाली था। वे गांव के बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाले थे कि तभी भाग रहे भूतों में से एक अचानक पीछे हट गया और धड़कते हुए शरीर के साथ पीछे गिर पड़ा तथा छटपटाने जैसी आवाज निकाली। दूसरे भूत ने अपने कदम रोक दिए क्योंकि एक तीर उसके सिर में घुस गया था। इसके बाद उन पर अनेक बाण बरसने लगे, मानो बाणों की आंधी ने उन्हें उड़ा दिया हो। आगे बढ़ो, एलेक्स ने अपने सूखे मुंह से चिल्लाया जो कुछ तरल के लिए प्यासा था।
उसका आदेश पूरे स्थान पर गूंज उठा और उसका अनुसरण करते हुए लोगों का समूह तलवार और ढाल लेकर उस भूत की ओर दौड़ पड़ा। बैंग बैंग बैंग, धातुओं के टकराने की तेज आवाजें सुनाई देने लगी, साथ ही तीखी चीखें और चीखें भी सुनाई देने लगी, जिससे पूरा स्थान हिल गया। एलेक्स ने एक विशाल भूत को जंगल से निकलकर उसकी ओर दौड़ते हुए देखा। एलेक्स ने जमीन पर पैर पटककर अपनी टांगों पर ताकत लगाकर अपने शरीर को आगे की ओर धकेला, जो तोप की तरह हॉबगोब्लिन्स की ओर गिरी। हॉबगोब्लिन ने एलेक्स पर अपनी नजर नहीं डाली क्योंकि उसे उससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और उसने मानव को कुचलने के लिए बस एक साधारण झटका दिया, लेकिन दुश्मन को कम आंकने की उसकी गलती की उसे काफी कीमत चुकानी पड़ी, जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। अफसोस केवल तभी जब वह जीवित रहेगा। इसके बाद एक बड़ा हाथ उसके पास से गुजरा और खून के छींटे पड़े तथा हल्की सी आवाज सुनाई दी। हॉबगोब्लिन अपने रास्ते पर रुक गया और उसने अपनी पीठ मोड़ी तो देखा कि उसका हाथ पीछे की ओर उड़कर जमीन पर गिर रहा है। और इससे पहले कि वह डरकर चीख पाता, एक तेज रोशनी टिमटिमाई और उसकी आंखें अंधी हो गईं। एलेक्स ने अपनी तलवार हिलाई जो खून से सनी हुई थी और गांव की ओर वापस चला गया जहां 40 लोग कुछ झोपड़ियों में छिपे हुए थे। हमने उनसे छुटकारा पा लिया है। कृपया हमारे पीछे आएं। स्थिति अब बहुत गंभीर हो गई है। आप चीजें साफ होने के बाद वापस आ सकते हैं। एलेक्स ने उन लोगों के समूह की ओर आंखें मूंद कर देखा जो काफी चर्चा के बाद आखिरकार सहमत हो गए। एलेक्स ने राहत की सांस ली क्योंकि 6 घंटों के बाद आखिरकार वह वापस जा सका। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 65। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C65। एलेक्स ने भूतों को मार गिराने के बाद वापस आकर खून और पसीने से सने अपने कपड़े उतार दिए और खून और बदबू से छुटकारा पाने के लिए एक अच्छे गर्म पानी से स्नान किया। गर्म पानी से स्नान करने के बाद वह अपने कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी ठुड्डी रगड़ने लगा। वह काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने आज खुद को सीमा तक धकेल दिया था, फिर भी उसकी थकावट केवल शारीरिक थी जबकि अंदर से वह काफी ताजा और जीवंत महसूस कर रहा था। उसकी मजबूत आत्मा, जो पीढ़ियों से यातनाओं से पोषित हुई थी और देवी के हाथों से विशेष उपचार से गुजर रही थी, के साथ यह अजीब होगा यदि वह मानसिक रूप से थक जाए। राजधानी में बिना किसी अच्छे संघर्ष के रहने से उनकी मांसपेशियों में ऐंठन आ गई थी, जो उनके एड्रेनालाइन को बढ़ा सकती थी। एलेक्स ने सोचा कि वर्षों तक प्रतिदिन युद्ध की देवी द्वारा तंग किए जाने के कारण लड़ाई उसकी चेतना में अंकित हो गई है और जिन दिनों वह कोई लड़ाई नहीं करता था, वह काफी असहज महसूस करता था, जिससे उसे आश्चर्य होता था कि क्या वह एक मनोरोगी बन गया है। एलेक्स ने कमरे में चारों ओर देखा और आह भरी क्योंकि वह रिया की उपस्थिति के बिना काफी अकेला महसूस कर रहा था, जो हमेशा अपनी चमकदार प्यारी आंखों के साथ उसके पास रहती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। हर बार जब वह इस तरह बैठता, रिया जादुई ढंग से हवा से उसके पीछे प्रकट हो जाती और कुछ मीठे और सुखद शब्द फुसफुसाते हुए उसके कंधे को सहलाने लगती, जिससे एलेक्स को एक स्वर्गीय अनुभूति होती और उसका दिल पिघल जाता। अरे रिया, क्या तुम भी खाली समय में मेरे बारे में सोचती हो? मुझे नहीं पता कि मेरी दूसरी पत्नियां क्या कर रही होंगी, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे अपनी सारी बदतमीजी के लिए शाप नहीं मिलेगा। एलेक्स ने ठहाका लगाया। एलेक्स खड़ा हुआ और अपनी गर्दन को तानकर आज की लड़ाई के बारे में सोचने लगा। अचानक ऑक का प्रकट होना बहुत ही असामान्य था और एलेक्स को इसके बारे में बुरा लग रहा था। सिस्टम, आप ऑक के बारे में क्या सोचते हैं? एलेक्स ने गंभीर भाव से पूछा। होस्ट, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप मुझे ऑक का विश्लेषण करने के लिए कह रहे हैं तो मैं आपसे माफी मांग सकता हूं। मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आपकी ताकत को थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर दूं। एलेक्स ने अब और कुछ नहीं कहा और न ही सिस्टम को नीचा दिखाया। अगर यह कोई और समय होता तो वे दोनों पहले ही शाप के दाव का प्रचार करने की प्रतियोगिता में शामिल हो चुके होते, लेकिन अब एलेक्स इन चीजों के बारे में मजाक करने के मूड में नहीं था। चलो पहले नमूने की जांच करते हैं, एलेक्स ने बड़बड़ाया और गंभीर भाव से खड़ा हो गया। अल्पविराम। अंदर एक बड़ा सा विशाल कमरा था जो पहले भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब खाली था। यह स्थान तहखाना था और इसका उपयोग विविध कार्यों के लिए किया जाता था।
बीच में एक बहुत बड़ा शव पड़ा था जिसके ऊपर खून का एक गड्ढा था, खून का एक निशान जो घंटों तक बहने के बाद जम गया था और एक छोटे से ठोस गड्ढे का रूप ले लिया था। एलेक्स हैमिल्टन के साथ ओर्क के विशाल मृत शरीर की ओर चला। जैसे ही एलेक्स करीब आया, एक हल्की, घिनौनी दुर्गंध ने उसके नथुनों पर हमला कर दिया, जिससे उसे लगभग उल्टी आ गई। चूंकि शव को कई घंटों तक वहां रखा गया था, इसलिए वह सड़ने लगा और उससे तीखी दुर्गंध आने लगी, जिसके कारण कई दिनों तक भोजन करना भी बंद करना पड़ सकता है। एलेक्स की नाक थोड़ी सी हिली, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की और नीचे बैठते हुए उसने अपनी उंगली को चिपचिपे ऑक के शरीर पर फिसलाना शुरू कर दिया। शव की जांच करने के बाद एलेक्स के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी। हैमिल्टन ने एलेक्स के चेहरे पर आए परिवर्तन को देखा, लेकिन उसने ये पूछने में जल्दबाजी नहीं की कि एलेक्स ने क्या खोजा है, तथा एलेक्स के परीक्षण समाप्त होने तक प्रतीक्षा की। एलेक्स खड़ा हुआ और बोला, अंकल हैमिल्टन, क्या आपको ऑक के साथ हमारी लड़ाई का विवरण मिला? हैमिल्टन ने एलेक्स की बातें सुनी और सिर हिलाया। जैसा कि आप जानते हैं, उन्मत्त अवस्था में दिखाई देने पर उसके घाव जल्दी ठीक हो जाते थे, लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो उसके शरीर में कुछ छोटे छोटे घावों के निशान हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये उस घाव के निशान हैं जो उसे हमारी लड़ाई या किसी और लड़ाई से मिला था। यह उसके पागल बनने से पहले का होगा। हैमिल्टन की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह एलेक्स के शब्दों को समझ नहीं पाया और पूछा, महाराज, चूंकि ओर्क्स योद्धा जनजातियों से संबंधित हैं, क्या निशान होना स्वाभाविक नहीं है? और जहां तक मुझे पता है, ओर्क्स के बहादुर योद्धा युद्ध के निशानों को अपनी बहादुरी और वीरता के प्रतीक के रूप में लेते हैं। तुम सही कह रहे हो, एलेक्स ने सिर हिलाते हुए कहा और ओर्क के हाथों की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन उस निशान को तो देखो। क्या तुम्हें लगता है कि यह लड़ाई से मिल सकता है? हैमिल्टन ने भौहें सिकुड़ी और एलेक्स द्वारा बताए गए स्थान की ओर देखा। उसने ओर्क के हाथ की ओर अपना शरीर झुकाया ताकि वह उसके करीब जा सके और उसे अच्छी तरह देख सके, और जैसे ही उसने निशान देखे, उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। हाथों की कलाई पर गहरे गोल निशान थे, जो आमतौर पर कैदियों में तब पाए जाते हैं जब उन्हें कसकर हथकड़ी लगाई जाती है, और ऑक के निशान भी बिल्कुल वैसे ही थे। हैमिल्टन का शरीर एक क्षण के लिए झटका खाया और उसने गंभीर भाव से एलेक्स की ओर देखा और पूछा, महाराज, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एलेक्स भी नीचे झुका और घाव को छुआ और कहा, पहली बात तो ये कि ये निशान हाल ही के लग रहे हैं। नहीं, अगर हम सोचे कि उसे ये कैसे मिले, हो सकता है कि उसने कोई पाप किया हो और ऑक जनजाति ने इस ऑक को कैद कर लिया हो, या एलेक्स की सांसें तेज हो गईं क्योंकि वह दूसरी बात समझाने वाला था। एलेक्स ने बताया, हो सकता है कि यह ऑक किसी प्रयोग केंद्र से भाग गया हो और यह स्पष्टीकरण काफी हद तक उचित है और इसके सच होने की अच्छी संभावना है। हैमिल्टन का चेहरा विकृत हो गया और उसने गंभीर भाव से ऑक की ओर देखा। यदि एलेक्स का अनुमान सही था और जंगल के अंदर कहीं गुप्त स्थान पर कोई प्रयोग चल रहा था, तो स्थिति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक परेशानी वाली है। केवल एक उन्मत्त ओर्क उनकी सेना के एक चौथाई को कुचल सकता है, और यदि उनकी संख्या 1 दर्जन हो, तो केवल भगवान ही जानता है कि उन पर किस प्रकार की विपत्ति आ पड़ेगी। अंकल हैमिल्टन, मुझे कुछ चीजों की जांच करने के लिए आपकी मदद चाहिए, एलेक्स बोला। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ, अध्याय 66। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 66। काउंट हैमिल्टन ने सिर हिलाया और पूछा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपना मैना ऑक में प्रवाहित करें और ऑक के मैना कोर की जांच करें, एलेक्स ने कहा और काउंट हैमिल्टन को प्रक्रिया के बारे में थोड़ा समझाया। तुम्हें इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? क्या हम ऑक का मैना कोर नहीं निकाल सकते क्योंकि वह पहले ही मर चुका है? हैमिल्टन ने पूछा। नहीं, मैं पहले चैनल चेक करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि उनमें कुछ अजीब तो नहीं है। तो कृपया इसमें अपना मन लगाएं, एलेक्स ने कहा। हैमिल्टन ने सिर हिलाया और अपनी उंगली उठाए और उसकी उंगली पर मैना संघनित होने लगी। उसने इसे ऑक के शरीर पर रखा और ऑक के अंदर मैना को प्रसारित करने की कोशिश की। ऑक के शरीर से एक हल्की रोशनी निकली जब मन उसके मन चैनलों से होकर उसके शरीर के अंदर चला गया। हैमिल्टन को यह महसूस हुआ कि ऑक मैना चैनल ठीक नहीं थे और दूसरों से काफी अलग थे, इसलिए उन्होंने भौहें सिकोड़ ली। वह जानता था कि राक्षसों और मनुष्यों की मन शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं।
फिर भी उनमें मनुष्यों से कुछ समानता होती है। इसके अलावा ऑक ज्यादातर मैना को जागृत नहीं करता है और केवल उनमें से जो अत्यधिक प्रतिभाशाली हैं वे इससे जागृत करने में सक्षम थे, लेकिन इस ऑक शरीर की संरचना काफी अजीब थी। हैमिल्टन को एक अशुभ भावना महसूस हुई जो ऑक के अंदर बह रही थी, और जैसे ही वह कोर तक पहुंचा, उसे जलन का झटका महसूस हुआ और उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। हैमिल्टन की पीठ पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी और वह अविश्वास और आश्चर्य की नजरों से ऑक को देख रहा था। अंकल, क्या बात है? एलेक्स ने गंभीर भाव से पूछा। हैमिल्टन ने अपना पसीना पोंछा और कहा, यह अंधेरा है। पूरा कोर अंधेरा हो गया था और मैंने ऐसा भयावह मैना कोर कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी चीज ने दूषित कर दिया हो जिससे ऑक का नियंत्रण खत्म हो गया हो। एलेक्स ने काउंट हैमिल्टन के प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से सुना और स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश करते हुए उन्हें अपनी स्मृति में ध्यानपूर्वक नोट कर लिया। मुझे लगता है कि मेरा अनुमान सही है। जंगल के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, एलेक्स ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। एलेक्स की बातें सुनकर हैमिल्टन ने सिर हिलाया। स्थिति बिगड़ने से पहले उन्हें कुछ करना होगा और इसके लिए उन्हें जंगल के भीतर तक जाना होगा जो खतरों और संकटों से भरा है। आखिरकार जंगल उनके लिए एक अज्ञात क्षेत्र था। जब एलेक्स और हैमिल्टन बात कर रहे थे तो तुरही की आवाज फिर से गूंजी, जो ये संकेत दे रही थी कि उन पर फिर से एक और राक्षसी आक्रमण होने वाला है। अल्पविराम अल्पविराम डॉट। एलेक्स और अयोन के युद्ध के वृतांत प्रत्येक सैनिक और रंगरूट को सुनाए गए और उसे सुनकर उनकी आंखें विस्मय और श्रद्धा से भर गईं। विशाल ऑक और उनके महाराज के बीच लड़ाई की कहानियां सुनकर वे लड़ाई में यथासंभव योगदान देना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि अवसर उनके सामने था, क्योंकि विशाल जानवर ज्वार वहां अपना रास्ता बना रहा था जो पिछले लोगों की तुलना में पहले से कहीं अधिक बड़ा था। एलेक्स ने पहले मोर्चा संभाला क्योंकि आज बेन ने बहुत ज्यादा लड़ाई की थी और उसे कुछ चोटें भी आई थीं। फिर भी बेन पहले कमान संभालते हुए लड़ना चाहता था, लेकिन एलेक्स ने उसे ऊपर से स्थिति पर नजर रखने और स्थिति के बिगड़ने पर ही आगे बढ़ने को कहा। जमीन पर एलेक्स और चार्ल्स ने अपनी अपनी बटालियनों पर कब्जा कर लिया, जबकि एयोन चार्ल्स की ओर देख रहा था, जो कमान संभालने के लिए दूसरी बारी का इंतजार कर रहा था, जबकि हैमिल्टन शहर की दीवार पर खड़ा होकर उन राक्षसों और जानवरों की भारी संख्या को देख रहा था जो यहां तक उत्पात मचा रहे थे। हैमिल्टन को पश्चिम का संरक्षक कहा जाता था क्योंकि उनके रहते पिछले 25 वर्षों में एक भी प्रकोप नहीं हुआ था। ये दुख की बात है कि वह एपिक में सफलता हासिल नहीं कर सके और स्थिर ही रहे। हैमिल्टन को नेवान में तो प्रतिभाशाली माना जा सकता है, लेकिन किनेली में उन्हें औसत नहीं कहा जा सकता। उनके लिए कोई संभावना न देखते हुए ये स्पष्ट था कि अकादमियां उनका समर्थन नहीं करेगी। विभिन्न अच्छी रणनीतियों के ज्ञान से लेस और किनले में एक अच्छी अकादमी में प्रशिक्षित वह अपने रैंक के अन्य लोगों की तुलना में काफी श्रेष्ठ थे। जब एलेक्स इस मामले के बारे में सोचता है तो वह अकादमी न जाने के लिए खुद को काफी भाग्यशाली मानता है, क्योंकि वह जानता था कि एक उपन्यास की तरह अकादमी में उसका अध्ययन भाई बहनों के बीच एक दूसरे के साथ मारपीट से भरा होगा। इसकी तुलना में एलेक्स एक स्वतंत्र व्यक्ति था और वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता था। एलेक्स ने भीड़ को देखा और चिल्लाया, अपनी ढालें तैयार करो, भाले उठाओ और तलवारें तेज करो। अब उन दुष्टों को कुचलने का समय आ गया है जो हम पर नजर डालने की हिम्मत करते हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें हमारे क्रोध का सामना करना पड़े। अपने अंदर के जानवर को मुक्त करो। अब आगे बढ़ो, लेकिन अपनी पिटाई करवाने के लिए मूर्खों की तरह मत लड़ो। अब दूसरे राउंड का समय है। हाँ, दूसरों की नजर में ऐसा लग रहा था कि वे किसी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन खाने पीने और शराब से भरी पार्टी के बजाय वे जानवरों का खून पीने जा रहे हैं। एलेक्स की बातें सुनकर सैनिक चिल्लाए और अपनी सारी ताकत छोड़कर जानवर की ओर बढ़े। एलेक्स ने अपना सामूहिक विनाश का हथियार निकाला और उसे अपने कंधे पर रख लिया। यदि उस पर आक्रमण करने वाले राक्षस और पशु को उन जानवरों के समूह के पिछले अनुभव के बारे में पता चल जाए, जो इस सामूहिक विनाश के हथियार के सामने मांस के पेस्ट में बदल गए थे, तो उनमें से आधे लोग पहले ही मौके से भागने के बारे में सोच लेंगे। फिर भी मीट क्रशर की मिथक को देखने के बाद उनके लिए भागने में बहुत देर नहीं हुई, जिसकी प्रसिद्धि जल्द ही दूर दूर तक फैलने वाली थी। आगे दौड़ते हुए एलेक्स ने एक बड़ी छलांग लगाई और उसका शरीर आसमान में बहुत ऊपर उठ गया। राक्षस के सिर के ऊपर प्रकट होकर एलेक्स ने अपना शरीर हवा में घुमाया और उसका शरीर उल्कापिंड की तरह जमीन की ओर उछला।
अपने गिरने के वेग के साथ उसने विशाल हथौड़े को उठाया और अपने गिरने के वेग को नियंत्रित करते हुए अपने हथौड़े से वार किया। बूम! पूरे क्षेत्र में जोरदार विस्फोट हुआ और आसपास की जमीन और पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गए तथा हम धूल की तरह उड़ गए। राक्षस का भाग्य पेड़ों और मिट्टी की तुलना में बहुत बुरा था और जो लोग नहीं जागे थे उन्हें सीधे कुचल दिया गया था, जबकि स्क्वायर रैंक वाला तुरंत मारा गया और खून की धुंध में बदल गया। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 67। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 67। अपने विशाल हेमरहेड से युद्ध क्षेत्र को नष्ट करने के बाद एलेक्स ने उसे एक तरफ रख दिया। खूनी लड़ाई के कारण अधिकांश नासमझी की धड़कनें शांत हो चुकी थी और एलेक्स ने देखा कि किले के चारों ओर बहुत सारे भूत उमड़ रहे थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सेना इकट्ठी कर ली थी और ऐसा लग रहा था कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें परास्त करना चाहते थे। लेकिन क्या वे उन्हें नीचे ला पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। एलेक्स ने अपने मैना सेंसर का उपयोग किया और देखा कि जमीन पर कई शक्तिशाली हॉबगोब्लिन थे जो उस पर हमला कर रहे थे और ये हॉबगोब्लिन लड़ाई में सबसे आगे थे। शिफ्ट को जल्दी से घुमाओ। तुम सब थक गए हो, जबकि ये भूत ताकत से भरे हुए हैं। इसके अलावा वे इंसानों से ज्यादा फुर्तीले हैं। मैं सेना के सार्जेंट के साथ लाइन में रहूंगा, एलेक्स ने आदेश दिया। उनकी कमान के तहत सैनिक पीछे हटने लगे जबकि दूसरी टुकड़ी ने उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। दीवारों के ऊपर से तीरंदाजों ने आने वाले भूतों पर तीर चलाना शुरू कर दिया। उनके तीरों ने कई भूतों को मार डाला, लेकिन इन पागल भूतों के सामने ये कोई बड़ा अंतर लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एलेक्स उन लाशों के ढेर से नीचे कूद गया जिन्हें उसने मारा था और जैसे ही वह खून से लथपथ लाशों के ढेर से बाहर आया, उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसकी तलवार चांद की हल्की रोशनी में चमक रही थी जो भोर होते ही बिखर जाने वाली थी। एलेक्स ने अपना दाहिना कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार के एक ही झटके से एक भूत का विशाल हाथ हवा में उड़ गया और पीछे खड़े अन्य भूतों पर जा लगा और खून उनके चेहरे पर फैल गया, जिससे एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि अंधी हो गई। हॉबगोब्लिन ने अपने बचे हुए हाथ से एलेक्स को पकड़ना चाहा और उसे इधर उधर फेंकना चाहा, लेकिन एलेक्स उसके आगे निकल गया और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर मार दी तथा अपनी तलवार उसके गले में घोंप दी। भूत का विशाल शरीर, जो लगभग 2.5 मीटर लंबा था, जमीन पर गिर पड़ा। एलेक्स उस पर कूद पड़ा और उसने भूत के सीने को पैर रखने के लिए सहारा के रूप में इस्तेमाल किया और उसके पीछे खड़े भूत पर कूद गया। भूतों के सामने पहुंचकर एलेक्स ने अपने शरीर को आगे की ओर झुकाया, अपने वजन के केंद्र को आगे की ओर स्थानांतरित किया। अपनी तलवार को अपनी बाईं कमर पर रखते हुए उसने बड़ी तेजी से अपनी तलवार खींची। झटका काफी तेज और तीखा था तथा इसका समय भी बिल्कुल सही और सोच समझकर लगाया गया था। एलेक्स की तलवार तेजी से चली और उसने भूत की इंद्रियों में बहुत गहरा वार किया। उसकी तलवार उनकी इंद्रियों को पार करते हुए गहरा और भारी घाव कर गई। उसकी तलवार ने तेजी से वार किया और वार के साथ उसने एक ही बार में कई भूतों को मार डाला जो कि ड्रॉ के चाप में थे। प्रभावशाली, बहुत बढ़िया। काउंट हैमिल्टन ने एलेक्स की तलवारबाजी का प्रभावशाली प्रदर्शन देखकर कहा। एलेक्स की तलवारें इधर उधर नाचने लगी। एलेक्स की तलवार हॉबगोब्लिन की बगल में घुस गई और उसने तलवार वापस खींची और उसके खुले गले पर वार किया। हॉबगोब्लिन ने घाव को ढकने के लिए अपने हाथ घाव पर फेंके और जीवन का खून बहने लगा। एलेक्स की तलवारबाजी में थोड़ी भी शक्ति नहीं थी और उसकी शैली एक साथ सुंदर और डरावनी थी। एलेक्स ने अपना कौशल दिखाया जब उसने अपनी पीठ पर फेंकी गई बड़ी कुल्हाड़ी को रोक लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार को अपनी पीठ पर उठाया, हथियार एक खड़खड़ाहट की आवाज के साथ तलवार से फिसलकर जमीन पर गिर गया। उस समय शिफ्ट पूरी तरह से घूम चुकी थी और सभी नए सैनिक युद्ध के मैदान में आ गए थे और उन्होंने अपने तीर भूत के ढेर पर चला दिए थे। उनमें से कुछ ने अपनी तलवारें और ढालें उठाई और दुश्मन के करीब ढलान पर हमला किया। कुछ भूतों ने अपनी सेना को दूसरी ओर मोड़ दिया, जबकि कुछ ने उसके सैनिकों पर हमला किया, जबकि अन्य एलेक्स की ओर उसके खून की प्यास से दौड़े। एलेक्स ने देखा कि कई भूतों ने उससे लड़ने का फैसला किया। एलेक्स के होंठ हल्की मुस्कान के साथ ऊपर की ओर मुड़ गए जब उसने देखा कि उसके ऊपर भूतों का झुंड उमड़ रहा है। तुम लोग बहुत घटिया लोग हो, एलेक्स ने दबी हुई आवाज में कहा जब उसने उन्हें आते देखा।
एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने अनुमान लगाया कि एक साथ इतने सारे शत्रुओं का सामना करना अच्छी बात है, क्योंकि इससे वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बाध्य होगा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब वह युद्ध के अंत तक जीवित रह सकेगा। एलेक्स ने अपने घुटनों को मोड़ते हुए और अपनी ताकत को अपने पैरों में लगाते हुए अपनी तलवार को पीछे खींच लिया। उसकी आकृति एक पल के लिए गायब हो गई, जबकि उसने अपनी तलवार को आने वाले भूतों पर फेंक दिया। आक्रमण के अग्रिम मोर्चे पर मौजूद भूत को अचानक डीजावू जैसा एहसास हुआ और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे पता चल गया कि क्या हुआ। उसके सीने में एक बड़ा और खूनी छेद हो गया और उसके पीछे खड़ा भूत भी उसकी चपेट में आ गया। जब उसकी छाती पर दबाव बढ़ा तो उसकी छाती पर भी वही छेद दिखाई दिए। एओन ने अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए उन्हें जलाने वाले भूत की ओर ब्लेडों की एक विशाल अग्नि चाप को फेंका। एओन ने एलेक्स के निर्देशों को देखा और उसके खूबसूरत झूलों को देखा, जब वह खून और लाशों के समुद्र में नाच रहा था। दो विशालकाय भूत अपनी गदा लहराते हुए एलेक्स की ओर दौड़े। एलेक्स ने पीछे हटने के बजाय उनकी ओर छलांग लगा दी। दोनों भूतों ने उस पर अपनी गदा घुमाए और एलेक्स ने अपने शरीर को हवा में घुमाया तथा अपने शरीर को अप्रत्याशित कोण पर झुकाकर अपनी उत्कृष्ट लचीलापन का परिचय दिया तथा बहुत ही कुशलता से प्रहार को चकमा दिया, जिससे एओन और उसके सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। वार से बचने के बाद जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो वह फिर से कूद गया और उसने अपने शरीर को एक जटिल 360 डिग्री चाप में घुमाया और अपनी तलवार को भूत की पीठ पर मार दिया और दोनों की पीठ को चीर दिया। एक अन्य भूत एलेट की ओर दौड़ा और जैसे ही उसे मौका मिला उसने एलेक्स की पीठ पर अपनी गदा दे मारी। लेकिन एलेक्स को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी और जैसे कि उसकी आंखें उसकी पीठ पर थी, उसने बस अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को मोड़ते हुए और हमले के समय अपने शरीर को घुमाते हुए एक तरफ कदम बढ़ाया, जबकि उसने अपनी कलाई को घुमाया और वार किया। उसकी तलवार भूत की गदा के बाहरी किनारे से फिसल गई और चिंगारियां उड़ने लगीं, क्योंकि दोनों धातुएं एक दूसरे से टकराकर फिसल गईं। भूत की गदा की दिशा थोड़ी बदल गई और वह एलेक्स के बाल भर दूर से गुजरी, जबकि एलेक्स की तलवार ने भूत की आंत को चीर दिया, जिससे आंत से झरने की तरह खून बहने लगा। बहुत बढ़िया महाराज। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और इस युद्ध में एलेक्स द्वारा दिखाई गई सुंदर और तीव्र निर्णायक तलवारबाजी से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। वे सभी एलेक्स की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए और उन सभी के दिल में एक जलन महसूस हुई, जिससे वे एलेक्स के नेतृत्व का अनुसरण करना चाहते थे और दुश्मनों को कुचलना चाहते थे तथा उसे देखते हुए उसकी कुछ चालें सीखना चाहते थे। काउंट हैमिल्टन ने एलेक्स की तलवारबाजी को देखा और सोचा कि यह सबसे अच्छी तलवार शैलियों में से एक थी जो उन्होंने देखी थी, यदि सर्वोत्तम नहीं थी। और जिस तरह से एलेक्स ने वार को चकमा दिया, उससे वह युद्ध के मैदान का एक अनुभवी योद्धा लग रहा था, जिसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन फिर भी वह कठिन युद्ध के मैदान में लड़ते हुए जीवित बचा है। एक सच्चा योद्धा जो हाथ में तलवार लेकर खून और लाशों के समुद्र पर नाच रहा था। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 68। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 68। गल्प। एलेक्स को लड़ते देख एओन ने अपनी लार निगल ली। यद्यपि एलेक्स की तलवारबाजी और लड़ाई काफी अच्छी थी और उसकी शैली काफी भयंकर थी, लेकिन एओन को डर था कि एलेक्स के साथ दुर्घटना हो सकती है क्योंकि वह युद्ध के मैदान में अकेले भागने की आदत रखता है। एओन ने अपने हाथ हिलाए और अपने पास खड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक काम देने जा रहा हूं जिसे तुम्हें करना ही होगा चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो जाए। हाँ कमांडर। उसके बगल में खड़े सैनिकों ने सम्मानपूर्वक एओन को सलामी दी और आशा भरी निगाहों से एओन की ओर देखा। एक कुलीन दल बनाओ और महामहिम का अनुसरण करो और उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि लापरवाही के कारण उनके साथ कुछ बुरा हो। एओन ने अपना हाथ हिलाकर उस आदमी को जल्दी से आगे बढ़ने का संकेत दिया। लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसकी भौहें तन गईं और उसने पीछे मुड़कर देखा तो सैनिकों को वहां मूर्ति की तरह खड़े देखा, जिनके चेहरे पर एक तरह की जमी हुई मुस्कान थी। क्या वे मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? एओन ने कहा, जबकि उसने एक जानवर को 2 हिस्सों में विभाजित किया जो उसकी ओर दौड़ा। कमांडर, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं?
उनमें से एक व्यक्ति बोला और एलेक्स की ओर अपना सिर घुमाया और उसे देखते हुए उसने आगे कहा, वैसे मैं जो देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि महामहिम को हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है। उसकी बातें सुनकर उसके पीछे खड़े सभी लोगों ने सिर हिलाया। आखिरकार, यदि कोई एलेक्स को दूर से देखे, तो वह इन हरे सिर वाले भूतों की बजाय एक जानवर की तरह अधिक दिखाई देगा और ऐसा लगेगा कि इन भूतों को एलेक्स से सुरक्षा की आवश्यकता है, न कि इसके विपरीत। वास्तव में, कई लोगों को उन भूतों पर दया आने लगी जो एलेक्स पर झपट रहे थे। एलेक्स की उन भूतों के साथ क्रूर लड़ाई को देखकर जो भूत का सिर बुरी तरह से फाड़ रहे थे, किसी को भी भूत पर दया आ सकती है और वह एलेक्स से इस बेचारे भूत पर दया दिखाने के लिए कह सकता है। एयोन ने अपने सैनिकों को घूरते हुए कहा, मुझे इस बारे में पता है, लेकिन वह अकेले ही लड़ रहा है और उसके आसपास कोई नहीं है। हालांकि वह लापरवाह नहीं है, लेकिन हमें पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो बस वहां जाओ और समय बर्बाद करना बंद करो, एयोन चिल्लाया। सैनिक ने एक स्वर में सिर हिलाया और एलेक्स की ओर दौड़ पड़ा, जबकि एयोन दृश्य को देखकर बुदबुदाया। क्या उन्हें यकीन है कि उसमें बर्बरता वाले गुण नहीं थे? एलेक्स को खून से लथपथ देखकर एयोन कांप उठा, क्योंकि वह सीधे गॉब्लिन के महत्वपूर्ण स्थानों पर वार कर रहा था। अल्पविराम डॉट डॉट। एलेक्स पूरी तरह से उग्र हो गया और उसका शरीर सिर से पैर तक खून से लथपथ हो गया। यदि कोई एलेक्स को देखे, तो उसकी हालत देखकर घबरा सकता है और यह गलती कर सकता है कि यह एलेक्स का खून है और वह बुरी तरह घायल हो गया है। आओ, मुझे अपना खून दो। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे अपना जीवन दे दो। तुम्हारी मृत्यु मेरा पोषण होगी। एलेक्स पागलों की तरह चिल्लाया और अपनी तलवारें चारों ओर घुमाने लगा। मेजबान, थोड़ा शांत हो जाओ। अंतहीन हत्या और कत्लेआम में खुद को मत खो। सिस्टम को डर लगने लगा कि एलेक्स नियंत्रण से बाहर हो सकता है और उसके अंदर जो राक्षस निष्क्रिय पड़ा था, वह किसी भी क्षण जाग सकता है। एलेक्स द्वारा बिना जागृति के इस प्रकार की शक्ति प्राप्त करने के विचार से ही कई लोग भयभीत हो सकते हैं, तथा कुछ तो ये सोचकर भी घबरा जाते हैं कि यदि एलेक्स बिना अपने मन को जागृत किए लगभग मास्टर रैंक प्राप्त कर सकता है, तो जब वह अपने मन को जागृत करेगा, तब क्या होगा? सिस्टम को एलेक्स के बारे में सब कुछ पता था और वह एक बात के बारे में निश्चित था, जिस दिन एलेक्स मैना को जागृत करेगा, ये दुनिया निश्चित रूप से एक तबाही झेलेगी। एलेक्स अपने आप में एक चलती फिरती आपदा थी, एक परमाणु बम जो थोड़ा सा उकसाने पर कभी भी फट सकता था। यह उन कई कारणों में से एक था जिसके कारण एलेक्स के कौशल को पहले ही सील कर दिया गया था और एलेक्स को धीरे धीरे कौशल पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। मन के जागरण के साथ कई कौशल अनलॉक हो जाएंगे जो एलेक्स के शस्त्रागार में निष्क्रिय पड़े थे और प्रत्येक कौशल देवी द्वारा स्वयं सिखाया गया था जो पूर्णता का प्रतीक था। वास्तव में, एलेक्स के प्रशिक्षण के अंत तक, एलेक्स उन कौशलों में से कुछ का उपयोग देवी की तुलना में अधिक कुशलता से कर सकता था और जादू पर उसका नियंत्रण देवी के बराबर पहुंच गया था। कुल मिलाकर, एलेक्स एक खतरनाक प्राणी बन गया था, जिसे अगर बिना मार्गदर्शन के अकेला छोड़ दिया जाए तो वह पागल होकर पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। और एलेक्स को नियंत्रण में रखना सिस्टम के कार्यों में से एक था। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। मैंने अपना दिमाग नहीं खोया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन बच्चों के साथ खेलते हुए अपना दिमाग खो दूंगा? एलेक्स बोला और सिस्टम ने जवाब दिया, मैं तो बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूं। होस्ट, फिर भी सावधान रहना बेहतर है। आप अधिक से अधिक लापरवाह होते जा रहे हैं। इसलिए कृपया सावधान रहें ताकि आप अपनी बेकार की जिंदगी न खो दें। एलेक्स के होंठ अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे जब उसने सुना कि सिस्टम उसके जीवन को बेकार बता रहा है। तुम बेकार हो, तुम्हारा परिवार बेकार है। नहीं, तुम्हारी पूरी 14 पीढ़ियां बेकार हैं, एलेक्स चिल्लाया। होस्ट, मुझे आपको याद दिलाने में खेद है, लेकिन इस प्रणाली के न तो माता पिता थे और न ही कोई परिवार। इसलिए मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एलेक्स के माथे पर एक मोटी नस उभर आई जब उसने सिस्टम की आवाज सुनी जो उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन उसने जल्दी से उसे नजरअंदाज कर दिया और सिस्टम से अपनी स्थिति विंडो दिखाने के लिए कहा क्योंकि उसने स्तर ऊपर होने की एक और अधिसूचना सुनी थी। एलेक्स ने अपने आंकड़े देखे। नाम, एलेक्स वॉन स्टेन। प्रजाति, मानव। रैंक, कोई नहीं। स्तर, 38। एक्सेप्ट 0/1850। HP, 79/86। मन, 0। ताकत, 44। चपलता, 44। सहन शक्ति, 41। जीवन शक्ति, 43। जादू, 0। आंकड़े अंक, 28।
सक्रिय कौशल, सत्य की आंखें, अनलॉक मन सेंसर, अनलॉक सम्राट करिश्मा, लॉक सम्राट दबाव, लॉक लेडी लक का आशीर्वाद, लॉक उपचार, लॉक पुनर्स्थापना, लॉक देवी बफ, लॉक निष्क्रिय कौशल, पियर्सिंग थरस्ट लेवल 0, आयरन हैवी स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल 0, एबिसल स्लैश लेवल 0, ग्रैंड मार्शल आर्ट लेवल 0, माइटी पंच लेवल 0, स्पेल ब्लॉक्ड 5, एलिमेंटल ब्रीदिंग तकनीक लेवल जी। उसने देखा कि जादुई आकृति एक धुंधली रेखा के साथ प्रकट हुई थी, जिसका अर्थ था कि अब अधिक समय नहीं है जब वह अपना मन जागृत कर लेगा। एलेक्स अपने आंकड़ों को देख रहा था और सोच रहा था कि इन्हें कहाँ रखा जाए। तभी उसके मन सेंसर ने कुछ हल्की हलचल महसूस की। एलेक्स ने मैना सेंसर को सक्रिय किया और जैसे ही उसे संकेत मिले, उसकी रेडी प्रवृत्ति बढ़ा दी, उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 69। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C69 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स का चेहरा काफी गंभीर हो गया और वह पूरी ताकत से चिल्लाया, वापस आना। सभी लोग किले में वापस चले जाएं। ढाल वाली संरचना बना लें। एलेक्स ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। एलेक्स के आदेश सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ होगा कि राजा इतना उग्र व्यवहार कर रहा है। इसके अलावा, ये पहली बार था कि उन्होंने उसके चेहरे पर ऐसी असहज अभिव्यक्ति देखी थी। सभी ने पीछे हटने का निर्णय लिया। शेष बचे हुए जानवर, राक्षस और भूत जो आसपास लड़ रहे थे, उन्हें अचानक खतरा महसूस हुआ और वे पीछे हटने लगे, जिससे वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, सिवाय एलेक्स के, जो संरचना की ओर वापस भाग गया। किले की चोटी पर हैमिल्टन की अभिव्यक्ति विकृत हो गई, क्योंकि उसे अंततः एक तीव्र धमकी भरा एहसास हुआ। एलेक्स के अलावा केवल हैमिल्टन ही जंगल के अंदर हो रहे परिवर्तनों को नोटिस करने में सक्षम था। चार्ल्स, कमान संभालो, मैं नीचे जा रहा हूं। काउंट हैमिल्टन ने आदेश दिया और किले की दीवारों से नीचे कूद गया। हैमिल्टन नीचे कूद गया और आगे बढ़कर एलेक्स के पास खड़ा हो गया, जबकि सभी सैनिकों ने अपनी ढालें उठाकर ढालों की एक बड़ी पंक्ति बना ली। हालांकि वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है या उनके लिए क्या खतरा आने वाला है, लेकिन हैमिल्टन और एलेक्स दोनों की तीव्र प्रतिक्रियाओं को देखते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और सतर्क हो गए। अचानक पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया, लेकिन सभी को यह महसूस हो रहा था कि यह तूफान आने से पहले की शांति है। धीरे धीरे सभी को हल्का सा भूकंप सुनाई देने लगा और धरती का हल्का सा हिलना भी महसूस हुआ। चारों ओर हो रहे परिवर्तनों को महसूस करते हुए उन्होंने सामने की ओर देखा, जहां पक्षी आकाश में उड़ रहे थे और तीखी आवाजें निकाल रहे थे, मानो वे उन्हें डराने के लिए कह रहे हों। पेड़ बाईं से दाईं ओर हिलने लगे और अंततः उन्होंने घने जंगल के अंदर एक हल्की हलचल देखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक बड़ी संख्या में लोग व्यवस्थित ढंग से उनकी ओर आ रहे थे। उन्हें देखकर एलेक्स के चेहरे पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और उसने अपनी तलवार पर पकड़ और मजबूत कर ली। उसके सामने वुल्फ ट्राइब्समैन और ऑक की एक पूरी बटालियन थी जो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार लग रही थी। उन्हें स्कैन करने पर एलेक्स को पता चला कि लगभग 150-200 भेड़िया जनजाति के लोग और लगभग 500 ओर्क उनकी ओर बढ़ रहे थे। और उनकी संयुक्त ताकत का मजाक उड़ाने जैसा कुछ नहीं था। वह भेड़िया आदिवासियों के बीच एक मास्टर रैंक भी महसूस कर सकता है जो जनजाति का प्रमुख लगता था। अल्पविराम नेवान शहर में जब एलेक्स और उसकी सेना तेज लहरों से लड़ रही थी, तब एक व्यक्ति एक मनोरंजक दृश्य देख रहा था। एक जर्जर गली में एक लड़की तेजी से भाग रही थी जबकि कई आकृतियां उसका पीछा कर रही थीं। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके गालों से आंसू बह रहे थे जो खून की बूंदों के साथ जमीन पर गिर रहे थे। उसका पीछा इन लोगों ने किया जो डाकुओं के समूह जैसे लग रहे थे। जब नेवान की राजधानी समृद्ध होने लगी तो कई चोरों और डाकुओं ने अपने नुकीले दांत दिखाने शुरू कर दिए। मैक्स और बेन की अनुपस्थिति में एलेक्स और सिटी क्रॉप्स की अगुवाई में वे खतरनाक दर से बढ़े और जल्द ही जितना संभव हो सके अराजकता पैदा करने की कोशिश की। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी बढ़कर उसके पास एक कीमती चीज थी, जिस पर डाकुओं की नजर पड़ गई और उन्होंने सोचा कि उस चीज को बेचकर वे अमीर बन जाएंगे। लड़की तेजी से आगे बढ़ते हुए बाएं और दाएं मुड़ी। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसके बिखरे बाल उसके चेहरे पर टकरा रहे थे।
उसकी एक जूती इतनी यातना सहन नहीं कर सकी और अंततः टूट गई, जबकि इधर उधर दौड़ रही लड़की ठोकर खाकर गिर गई। हा 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 हा, बहुत बढ़िया लड़की। हमने तुमसे कहा था कि तुम अपना सामान हमें सौंप दो और फिर हम तुम्हें सुरक्षित छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें बस इधर उधर घूमना है और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करनी है। उनमें से एक आदमी बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब उस चीज के साथ साथ हम ब्याज भी लेंगे। ब्याज तुम्हें अपने शरीर से चुकाना होगा लड़की। अपने सामने स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी हंसने लगे और होंठ चाटने लगे। उनमें से एक लड़की की ओर दौड़ा और उसे खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। नहीं, नहीं, लड़की थोड़ी सी उम्मीद के साथ चिल्लाई कि शायद कोई उसकी चीख सुनकर आखिरी वक्त में उसे बचा ले। रास्ते में उसने कई लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन मनुष्य के वेश में इन जानवरों को देखकर सभी ने आंखें मूंद ली। अधिकांश सड़कें सुनसान थीं, वहां एक भी व्यक्ति नहीं था और रात के मौत के सन्नाटे में केवल इन डाकुओं जैसे लोग ही घूम रहे थे। जैसे ही वह आदमी उस नाजुक लड़की पर झपटने के लिए तैयार हुआ और उसे पकड़ने के लिए उसका हाथ ऊपर उठाया, वह अचानक वहीं रुक गया। उसका हाथ लड़की के चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था और उसे बहुत डर लग रहा था कि वह अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा अस्तित्व ही जम गया है। उसके साथी खिलाड़ी जो पीछे से भयावह मुस्कान के साथ हंस रहे थे, झुंझलाहट से उसकी ओर देखने लगे और चिल्लाने लगे। क्या बकवास है? क्या आप चुड़ैल की सुंदरता से इतना चकित हैं कि आप एक पल के लिए स्तब्ध रह गए? क्या कमीना है? आदमी बोला और एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे आदमी की तरह वह भी आगे नहीं बढ़ पाया। और जल्द ही वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस विसंगति को देखा, जिससे वे अंदर तक स्तब्ध रह गए। वे सभी हिलने डुलने में असमर्थ थे और जब उन्होंने इस असामान्यता को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से छोटे छोटे तार बंधे हुए थे और उनके शरीर के हर हिस्से को लपेटे हुए थे, जिन्हें कसकर बांध दिया गया था, जिससे उनकी गतिविधियां बाधित हो रही थी। किसने किया ये? आखिर आप हैं कौन? वे सभी चिल्लाने लगे और जवाब न पाकर उनकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ी और वे चिल्लाए, क्या तुम वही हो जिसने हमें धोखा दिया है? मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुमने हमें धोखा दिया तो परिणाम भयानक होंगे। फुफु फुफु फुफु। परिणाम? क्या तुम्हें पहले अपने बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? गली में एक मधुर और सुखद आकर्षक आवाज गूंजी जो उनकी आंखों में गूंज उठी और उन्हें घबराहट में ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। चमकते चांद के नीचे एक चमकदार आकृति खड़ी थी जो रात के अंधेरे में चमक रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 70। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C70। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पढ़ नवल। लड़की के साथ सभी पुरुष ऊपर देखने लगे और ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। छत के ऊपर एक महिला खड़ी थी जिसने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, जबकि उसकी कमर तक लंबी लंटें हवा में लहरा रही थी और पागलों की तरह नाच रही थी। तंग कपड़े उसके शरीर के आकार को छिपाने में सक्षम नहीं थे, बल्कि उसके शरीर को और अधिक आकर्षक और कामुक बना रहे थे। गल्प। पुरुष उसे घूरते हुए अपनी लार निगल रहे थे और यहाँ तक कि लड़की भी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, जो काफी अवास्तविक लग रही थी। वह नहीं जानती थी कि वह कौन थी, लेकिन कम से कम उसकी उपस्थिति ने अपरिहार्य घटना को टाल दिया था। ओह, तुम जितना चाहो घूर सकते हो, आखिरकार ये तुम्हारी आखिरी रात है। उसने एक नर्म मासूम आवाज में कहा, जो गर्मजोशी और प्यार से भरी थी, जिसने पुरुषों के दिमाग को धुंधला कर दिया, लेकिन केवल वह जानती थी कि उसकी आवाज उनकी मौत की सजा थी। उसने अपनी उंगलियां उठाईं और उन्हें थोड़ा घुमाते हुए अपनी उंगली को हिलाया। उसकी उंगली के एक सरल इशारे से तार सभी गतिशील व्यक्तियों के चारों ओर लिपट गए और उन्हें कसकर पकड़ लिया। चांद की हल्की रोशनी तारों से परावर्तित हो रही थी और कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि पूरा क्षेत्र तारों से ढका हुआ था, जो हल्की चमक दे रहे थे। और उसकी उंगली की हरकत से लोगों के चारों ओर लिपटे धागे कस गए और उनके घावों पर कट के निशान दिखाई देने लगे और घावों से खून रिसने लगा और धागे को रंगने लगा। आह! वहां उपस्थित सभी लोग भय से चीखने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। कृपया हमें छोड़ दें। दया करना। हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे, कृपया हमें छोड़ दीजिए। लोग चीखने और दर्द से कराहने लगे क्योंकि वे स्वयं को ऐसी जानलेवा स्थिति में पा रहे थे।
कितनी मधुर और सुखद आवाज है। क्या तुम लड़की के साथ कुछ करना नहीं चाहते थे? तुम अब क्यों नहीं कोशिश करते? महिला ने शांत स्वर में कहा। महिला की बातें सुनते ही पुरुषों के गले में शब्द अटक गए, क्योंकि महिला उनकी पीड़ा देखकर आनंद ले रही थी। उन्हें मुंह खोले अपनी ओर घूरते देखकर उसने जीभ चटकाए। तस्क तस्क, तुम मजेदार नहीं हो, महिला बोली और अपनी मुट्ठी भींच ली। स्विज़, सभी तार हिल गए, जिससे रक्त बिखर गया और मृत्यु जैसी पीड़ा वातावरण में फैल गई और इसके साथ ही कई अंगों के टुकड़े गिर पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुरुषों के सिर तरबूज की तरह फट गए। लड़की ने भयावह दृश्य देखा और क्रूर दृश्य देखकर उसे बहुत घृणा हुई। उनके सिर, हाथ, पैर और शरीर का हर हिस्सा तार से कट गया था। उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए, जिससे उसे उल्टी आने लगी। उसने अपना सिर घुमाया और नजरें हटा ली, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, एक परछाई उसके सामने चमकी और वह महिला क्षण भर में उसके सामने आ गई और उसकी ठुड्डी पकड़ ली। क्या खूबसूरती है, महिला ने घूंघट के पीछे से मुस्कुराते हुए कहा। मैं, कृपया मुझे मत मारो, लड़की ने अपनी ताकत जुटाते हुए बुदबुदाया। चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। नहीं, अब कोई बदमाश तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, महिला बोली और उसकी आकृति रात के अंधेरे में पल भर में गायब हो गई, जिससे लड़की हैरान रह गई। अल्पविराम अल्पविराम डॉट डॉट, एक पुरानी जर्जर इमारत के सामने एक आकृति चमकती हुई दिखाई दी। टैप टैप टैप, पदचाप की आवाज सुनकर पहरेदारों ने पूछना चाहा कि यहाँ कौन आया है, लेकिन काले कपड़े वाली महिला को देखकर उन्होंने सिर झुका लिया और दरवाजा खोल दिया। ये सेवक रानी को नमस्कार करता है। महिला ने सिर हिलाया और जर्जर इमारत में प्रवेश कर भूमिगत तहखाने की ओर चली गई। वहां काले कपड़े पहने कई लोगों को तैनात किया गया था और उनमें से प्रत्येक को स्क्वायर रैंक दिया गया था। जब वह उनके पास से गुजरी और एक खुले मैदान में प्रवेश किया तो सभी ने उसे सलाम किया। उसके मध्य में एक विशाल सिंहासन था। वह सबकी उपेक्षा करते हुए चलकर सिंहासन पर पैर मोड़कर बैठ गई। उन्हें पदभार ग्रहण करते देख वहां उपस्थित कई लोग झुककर बोलने लगे। हम छाया रानी का अभिवादन करते हैं। हम छाया रानी का अभिवादन करते हैं। महिला की आंखें तलवार की तरह तेज थी और उसके चेहरे पर उदासी का भाव था। केवल उच्च पदों पर बैठे लोग ही जानते थे कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी रानी थी। दिन में वह राजा की पत्नी और उसकी देखभाल करने वाली होती थी तथा सरकारी मामलों का ध्यान रखती थी, जबकि रात में वह राजा की पत्नी बन जाती थी। वह सत्ता जो छाया में छिपी रहती है और छाया में ही शिकार करती है, तथा अपने स्वामी की अनुपस्थिति में नेवान में किसी भी प्रकार की अनहोनी को होने से रोकती है। एलेक्स अगर अभी मौजूद होता तो चिल्लाकर पूछता कि कौन है ये? मेरी प्यारी प्यारी और मासूम रिया को क्या हो गया, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काजा, क्या हाल है? महाराज, स्थिति बहुत अजीब है। हाल के दिनों में नेवान में भाड़े के सैनिकों की आमद बढ़ गई है। हम इसका कारण पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन भाड़े के सैनिक यहाँ उत्पात मचा रहे हैं और परेशानी खड़ी कर रहे हैं। वे और उन्हें काट दो। इससे पहले कि काजर रिपोर्ट पूरी कर पाता, उसने रिया के शब्द सुने और जो शब्द निकलने वाले थे वे उसके गले में ही अटक गए। महाराज, मैंने कहा कि उन्हें काट डालो। जो कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है, वह नेवन के नए कानूनों और मेरे भगवान द्वारा निर्धारित आदेश का अनादर करने के समान है, जो मेरे भगवान के खिलाफ जाने के समान है। इस तरह के मैल को नष्ट करने की जरूरत है। खरपतवारों को पूरी तरह से बढ़ने से पहले ही काट देना बेहतर है। वे भाग्यशाली हैं कि मेरे भगवान मौजूद नहीं है, अन्यथा एक साधारण मृत्यु भी उनके लिए एक आशीर्वाद है। रिया की बातें सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, अगर एलेक्स यहाँ होता तो शायद पूरी राजधानी पहले ही खून से रंग चुकी होती। एलेक्स ने तो रक्त उत्सव भी शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे अधिक हत्या करने वाले को पुरस्कार दिया जाता था। हर कोई उस दृश्य की कल्पना कर सकता है जिसमें एलेक्स ने भाड़े के सैनिकों को नग्न अवस्था में लटका दिया, उन्हें कला के एक नमूने के रूप में प्रदर्शित किया और जोर जोर से चिल्लाया। आइए और नेवान के विशेष स्वर्गीय उपचार का अनुभव करें जो लाभों से भरा हुआ है। यदि आप नेवान के स्वर्गीय उपचार का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको बस एक अपराध करने की जरूरत है, जिसके बाद आप पहले कभी नहीं किए गए हमारे द्वारा आनंदित होंगे। तो जल्दी करो। सभी ने एक ही बात की कल्पना की और उनका शरीर भय से कांप उठा। काजा, नाइट हॉक्स की पूरी टुकड़ी को भेजो और राइट की सीमा पर भी नजर रखो। मुझे लगता है कि राइट युद्ध की तैयारी कर रहा था।
युद्ध की स्थिति में हमें कुछ सैनिक भेजने होंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग अमेदोन में घुसपैठ करें, रिया ने आदेश दिया। रिया कैथरीन के स्वभाव को जानती थी। जब तक जरूरत न पड़े वह दूसरों की मदद नहीं मांगेगी और सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा, युद्ध के निकट आने को जानते हुए, वह काफी व्यस्त होगी और शायद उसे नेवान की हाल की घटनाओं के बारे में पता नहीं होगा। इसलिए रिया को अपने भगवान के लिए सब कुछ सेट करना पड़ा ताकि उन्हें कार्रवाई करने के लिए इंतजार न करना पड़े। इसके अलावा, वह नहीं चाहती थी कि उसके भगवान नेवन को ऐसी खराब स्थिति में देखने के लिए वापस आए। एलेक्स के बिना सभी चीजों को संभालना उसका कर्तव्य था और वह इसे अच्छी तरह से करना चाहती थी ताकि वह साबित कर सके कि वह एलेक्स के विश्वास के योग्य है और उसकी पत्नियों में से एक है जो उसके साथ खड़ी है। आखिरकार, उनके स्वामी की सभी पत्नियों में से वह एकमात्र ऐसी थी, जिन्हें अन्य पत्नियों की तरह आधिकारिक दर्जा प्राप्त नहीं था। अब बर्खास्त करो, रिया ने आदेश दिया। जैसे ही वे चले गए, रिया ने गहरी सांस ली और छत की ओर देखा जिसमें दरारें थीं और चांद की रोशनी उन दरारों के बीच चमक रही थी। चमकते चांद को देखकर रिया ने निराश स्वर में कहा, मेरे प्रभु, आप कब लौटोगे? तुम्हारे बिना सब कुछ बासी लगता है। क्या तुम भी मेरे बारे में वैसा ही सोचते हो जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें।